आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें। शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली, आज इसका ऐलान कर दिया। जबकि दूसरे इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी ने भी हुकूमत से नाराज़गी का इजहार कर दिया और कहा है कि हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और जल्द ही फैसला करेंगे कि हुकूमत का मजीद साथ देना है या नहीं देना। अख्तर मेंगल साहब ने बताया कि वो 2 दिन पहले हुकूमती वफ़द से मिलकर ये बता चुके थे कि वो ये फैसला कर चुके हैं, उनकी जमात हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर चुकी है। 2 दिन पहले बताया, आज ऐलान कर दिया और आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में अपने इत्तेहादी GDA, अपने इत्तेहादी MQM से मिले। अख्तर मेंगल को शिकायत है कि हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ कामयाब तो हुई मगर अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी और फिर तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी बनाना शुरू किए। 8 अगस्त को तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ने अख्तर मेंगल से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि 6 नकात पर अमल होगा और वो नकात हैं कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होगा, वफाकी हुकूमत में बलूचिस्तान के 6% कोटे पर अमल होगा, अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी को यकीनी बनाया जाएगा और बलूचिस्तान में पानी के मसले को हल करने के लिए डैम बनाए जाएंगे। मगर BNP को शिकायत है कि हुकूमत ने इन मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई और यह पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी गुज़िश्ता साल जून में BNP ने हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक ने मुलाकात की, उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत वादों पर अमल करेगी और तहरीक इंसाफ और BNP मेंगल में कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर 13 अक्टूबर को एक बार फिर BNP मेंगल ने शिकायत की कि हुकूमत वादों पर अमल नहीं कर रही है, इसलिए वो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। मगर फिर इस साल जनवरी में हुकूमत ने एक बार फिर से BNP को मना लिया। अब BNP ने बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत की एक और इत्तेहादी MQM माजी में हुकूमत से नाराज़ रह चुकी है। जनवरी में MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, मगर हुकूमत ने उन्हें मना लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह MQM के अमीनुल हक ने अप्रैल में वफाकी वज़ीर का हल्फ उठा लिया। काफ लीग को भी हुकूमत से शिकायत रही। गुज़िश्ता महीने चौधरी बिरादरान ने चेयरमैन नैब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और फिर वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का काम है कि वो खोज लगाएं कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है और वो वज़ीर आज़म इमरान खान से नैब के मामले पर बात करेंगे। काफ लीग के वफाकी और पंजाब हुकूमत से काफ लीग अलग हो सकती है, मगर काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने 5 जून को, अब से कुछ दिन पहले, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो हुकूमत गिराने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिलहाल MQM और काफ लीग हुकूमत के साथ हैं। ये दोनों जमातें हुकूमत के लिए बहुत अहम हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में 156 नशिस्तें हैं, जबकि MQM की 7 नशिस्तें हैं, काफ लीग की 5, GDA की 3, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5, अवामी मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी की 1 नशिस्त है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को 178 अराकीन की हिमायत हासिल है, जबकि 4 आज़ाद अराकीन में से 2 अराकीन भी हुकूमत के हामी हैं। यूँ तहरीक इंसाफ के पास 180 वोट्स हैं, जबकि इसे हुकूमत बरकरार रखने के लिए 172 वोट्स की ज़रूरत होगी। 8 इजाफी वोट हासिल हैं, जबकि अपोजिशन के पास 157 वोट्स हैं। यानी भी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, मगर एक इत्तेहादी के अलग होने के बाद दीगर इत्तेहादी भी हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकते हैं। अपनी बार्गेनिंग पोजीशन उनकी बेहतर हो गई है और अब बजट हुकूमत ने पास कराना है, उसमें हुकूमत के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं, हुकूमत के लिए इसमें मुश्किलात हो सकती हैं। इस हवाले से हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेंगल साहब, बहुत शुक्रिया। मेंगल साहब, ज़ाहिर है आपसे वादे होते रहे, आपका गिला है कि वादे पूरे नहीं हुए, कमेटी पे कमेटी बनाई गई। तहरीक इंसाफ कह ज़रूर रही है कि वो आपको मना लेंगे, आपने कहा कि आपका फैसला नहीं है, पार्टी का फैसला है। आप हुकूमत के पास आपके अलावा भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है दूसरे इत्तेहादियों को साथ मिलाकर, तो आपको लगता है कि हुकूमत क्योंकि आपके बगैर भी हुकूमत चला सकती है इसलिए उन्होंने सीरियस नहीं लिया, या आपके साथ जो मुआहिदा था उस पर अमल दरामद करने में उनकी मजबूरियां थी इसलिए नहीं अमल हो सका? शाहजेब, ये मसला आज का नहीं है, ये इस हुकूमत का सिर्फ मसला नहीं है,
इससे जो पहले की हुकूमतें रही हैं वो भी बलूचिस्तान के मामले में बेख्तियार रही हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत कैसी बनानी है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको वहाँ पर गवर्नर बनाना है, किस ज़िले में किसको डिप्टी कमिश्नर बनाना है, ये वज़ीर आला से लेकर वज़ीर आज़म के इख्तियार तक नहीं। और यही वजह है, ये वायदे किए उन्होंने दस्तखत किए, लेकिन उसको अमल दरामद करने का जब वक्त आया उनको अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ। लेकिन शायद वो नहीं चाहते थे कि उनके इत्यादी उनसे चले जाएं नाराज़ होकर। लेकिन हमारे नज़दीक इत्यादी से ज़्यादा हमारे लिए बलूचिस्तान के वो मसाइल थे, और वो मसाइल हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। उस मैनिफेस्टो को, उस मैंडेट को लेकर हम आवाम में गए थे। तो ज़ाहिर है हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं, ना ही हमारे इत्यादी जवाबदेह होंगे, ना ही PTI का कोई रुकन उसका जवाबदेह होगा। तो जब हम समझे कि वो मसला हल कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते, तो इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। तो मैंगल साहब, आपका हतमी फैसला ये इसीलिए है कि आप हतमी तौर पर ये जान चुके हैं कि ये डिलीवर कर नहीं सकते, या कुछ ऐसी शराइत हैं जो हुकूमत अगर पूरी करे, आपके पास आए, तो आप फैसला अपना तब्दील कर सकते हैं आपकी जमात? शाहज़ेब, अगर ये जो नुकात हैं इन पर हुकूमत अमल दरामद करे, मैं या मेरी पार्टी ना चाहे भी पूरा बलूचिस्तान जो उनके पीछे जाएगा। इन मसाइल पर अगर अमल दरामद किया जाए, हर घर में जो है ना PTI का एजेंडा होगा, BNP का एजेंडा नहीं होगा। मतलब तो इस वक्त जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त बजट पास कराना है। अपोजिशन जमातें अगर आपको अप्रोच करती हैं इस मामले में, तो फिर आपका क्या फैसला होगा? बलूचिस्तान में आपका क्या फैसला होगा? शाहज़ेब, हमारा हुकूमत बनाना या गिराना जो है हमारे की जो प्रायोरिटी में नहीं है। जब ये हुकूमत बन रही थी, हमें ऑफ़र की गई वजारतों की कि जो वजारतें आपको चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं। लास्ट जो बजट था उस दौरान भी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टरों ने मुझसे ये कहा कि जी आप कैबिनेट में आके बैठ के अपनी बात करें। हमारे लिए हुकूमत तरजीहात नहीं है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमारी तरजीहात बलूचिस्तान के मसलों को हल करना है। एक डमी वज़ीर होकर या एक डमी कैबिनेट मेंबर होकर हम बलूचिस्तान के लोगों को खुश नहीं कर सकते। इस वक्त भी आपके कितने वज़ीर बैठे होंगे बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत में कितने वज़ीर हैं? एक ज़माना वो था पूरी की पूरी कैबिनेट आपकी वज़ीरों से बनी थी। क्या बलूचिस्तान का मसला हल हुआ? नहीं हुआ, और बद से बदतर होता गया। हमारी प्रायोरिटी में किसी को हटाना है, लाना नहीं। हाँ, अपोजिशन आती है, बैठती है हमारे साथ, बिल्कुल बैठे। क्या अपोजिशन इन मसाइल को, इन नुकात को अपनी प्रायोरिटी में लाना चाहेगी? क्या जब अपोजिशन इक़्तिदार में आएगी या अपोजिशन कोई ऐसा मूव करेगी या एजिटेशन में जाएगी, ऐवान से लेकर सड़कों तक बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी आवाज़ उठाएगी? बलूचिस्तान से होने वाली ज़्यादतियों पर वो आवाज़ उठाएगी? बलूचिस्तान के जो बेरोज़गार हैं, जो 6% कोटा जो इसमें उन्होंने दस्तखत किए कि वाकई बलूचिस्तान का 6% कोटे पर अमल दरामद नहीं हुआ है, उस पर अमल दरामद के लिए स्ट्रगल करेंगी, और स्ट्रगल के बाद वो हुकूमत में आने के बाद उस पर अमल दरामद करेंगी नहीं करेंगी, ये उनको हमारे साथ तय करना होगा। मतलब मगर अपोजिशन में ये बातें तो करते थे ना, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी उस वक्त मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी वो बात करते थे, इसलिए आप सिर्फ वफाक में ही हिस्सा बने थे कि ये वादे पूरे कर दें। मगर आपका अब तो गिला है कि अगर मिसिंग पर्सनस कुछ वापस आए तो मिसिंग और ज़्यादा तादाद उल्टा और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हुकूमत में आने के बाद इन्होंने दूसरी चीज़ों पर प्रॉमिस पूरा किया, आपको एक नज़र आया, रुझान नज़र आया कि इस मसले को भी हल करना चाहते हैं? देखिए, मैंने लिस्ट भी आज प्रोवाइड करी, आज भी किए, और 2018 में जब फर्स्ट असेंबली का सेशन हुआ था उसमें मैंने लिस्ट जो प्रोवाइड की थी वो 5128 लोगों की लिस्ट थी, विद डिटेल्स, उनके नाम, उनके वल्दियत, कब और कहाँ से उठाए गए। PTI की जो 2 साला हुकूमत है उसमें 417 के करीब लोग बाजियाब हुए, जिनकी बाकायदा हमारे पास लिस्ट है, वो आज मैंने उनको दी।
और मैंने वो भी लिस्ट उनको प्रोवाइड किया आज असेंबली के रिकॉर्ड के लिए, जो इन 2 सालों में फिर उठाए गए हैं। 500 की लिस्ट मैंने प्रोवाइड की जो मेरे पास उस वक्त कंपाइल थी हुई। अभी भी तकरीबन 900 से 1000 की और लिस्ट है जिसको हम कंपाइल कर रहे हैं। अब इसको आप मुस्बत पेशरफ्त कहेंगे या क्या कहेंगे, उसको आप ही बेहतर नाम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, काफ लीग भी है हुकूमत के साथ, MQM भी हुकूमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है इस वक्त हुकूमत के पास। कोई फौरी तौर पर कोई खतरा है इस सिनेरियो में? कोई दूसरा इत्तेहादी या सिर्फ बार्गेनिंग पोजीशन ही बढ़ाएगा अपनी? मुझे लगता है कि जो मनी बिल होगा, जो अभी क्योंकि बजट इजलास चल रहा है, तो मनी बिल की मंजूरी में हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कोई जो इत्तेहादी हैं उनके, वो भले इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान करें या ना करें, वो अगर कौमी असम्बली के इजलास से गायब हो जाएंगे और अपोजिशन जो है वो ये फैसला कर ले कि हमने मनी बिल मंजूर नहीं होने दिया और हुकूमत के लोग पूरे ना हुए, तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। और वज़ीर आज़म को इस सारे सिनेरियो में करना क्या चाहिए? सबको 15-15, 20-20 मिनट का मुलाकात का टाइम दे दें, वो काफ़ी है? कराची भी आए हैं तो मिले हैं, या कुछ और करना पड़ेगा इत्तेहादियों को मनाने के लिए? कुछ फ़ोन पे भी मान जाएंगे? मेंगल साहब के पास उनको चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेंगल साहब की जो पार्टी है वो बाकी पार्टियों की तरह नहीं है। इस पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन है, इनका एक अपना कल्चर है, और हो सकता है कि मेंगल साहब जो हैं वो फिर इमरान खान साहब जो वादे करें वो अपनी सेंट्रल कमेटी के पास लेके जाएं, तो सेंट्रल कमेटी उनको कह सकती है कि ठीक है, इमरान खान साहब से कहें कि 15 दिन के अंदर वो ये जो 6 नुकात हैं इनमें से कम 4 या 5 नुकात पर कोई मौसर पेशरफ्त करें, और अगर मौसर पेशरफ्त हो जाती है तो फिर हो सकता है कि अख्तर मेंगल साहब के लिए मुमकिन हो कि वो दोबारा इमरान खान साहब के साथ चले जाएं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं वो हो सकता है इमरान खान साहब अख्तर मेंगल के पास चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि वो चौधरी परवेज़ लाई के पास भी जाएं। जिस तरह वो आज चल के सिंध चले गए, और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने GDA की लीडरशिप के साथ वहाँ पर जाके बातचीत की, MQM के साथ उन्होंने बातचीत की। उनको PMLQ की लीडरशिप के साथ जाके मिलना चाहिए लाहौर में, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई से मिलना चाहिए, और अख्तर मेंगल साहब के पास चले कोयटा ना जाएं, लेकिन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में J ब्लॉक में वो रहते हैं, वहाँ पे चले जाएं उनके पास। सब इस वक्त इदारों से मामलात अच्छे हैं हुकूमत के, ऑपोजिशन तितर बितर है, कोई प्लान नहीं है उनके पास। इत्तेहादियों को कुछ और नजर आ रहा है जो वज़ीर आज़म को मुश्किल हो उन्हें राजी करने में? उसकी वजह मैं आपको बयान कर देता हूं कि इत्तेहादियों को इस वक्त राजी करना इमरान खान साहब के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है, मेरे प्यारे शाहज़ेब खानज़ादा साहब, कि खुद तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में भी इस वक्त कुछ मामला ठीक नहीं हैं, और कौमी असम्बली के कम से कम 13 जो MNAs हैं जिनका ताल्लुक PTI के साथ है, वो आपस में आजकल एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, मिलते हैं, बंद कमरों में मुलाकातें कर रहे हैं, और उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े शिकवे शिकायतें हैं, और उनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है। जो अख्तर मेंगल साहब ने आज जो ऐलान किया है, इस ऐलान से इत्तेहादियों की तो बारगेनिंग पोजीशन बनी है, लेकिन जो PTI के अपने रैंक्स के अंदर जो एक रिजेंटमेंट है वो भी मज़ीद उसमें इजाफा हो सकता है। कुछ दिन पहले तक ये कोरोना का जो वायरस है, इसके फैलने से पहले आपको याद होगा कि कराची के कुछ MNAs थे जो उन्होंने खुलकर, जो कराची के 2 वज़ीर हैं उनके खिलाफ ऐलान बगावत किया था, तो इमरान खान साहब ने उनको अपने पास बुलाया, उनसे बातचीत की। पेशावर के MNA थे नूर आलम खान साहब, वो नाराज़ थे, इमरान खान साहब ने उनके साथ भी मुलाकात की, और इस तरह उन्होंने वो मामला हल कर दिया। अब जो ये जो 12-13 नए लोग हैं, इनमें से अक्सर का ताल्लुक पंजाब से है, और अगर पंजाब के 12-13 MNAs जो हैं वो आपसे खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर पंजाब में 25-30 आपके MPs भी ऐसे हो सकते हैं जो के आपसे खुश नहीं हैं। तो अगर 12-13 MNAs जो हैं वो PTI के कौमी असम्बली में उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, और इतनी ही तादाद में, जैसे ज़्यादा तादाद में MPs ने पंजाब असम्बली में एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कोरोना वायरस से
सूरत हाल पैदा हुई है, तो उसमें ये जो सियासी अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस वक्त इमरान खान साहब को अपना जो उनका एक एटीट्यूड है उसके बिल्कुल बरखिलाफ, बिल्कुल एक यू टर्न लेते हुए उनको चाहिए कि इत्तेहादियों के पास खुद चल के जाएं, उनको मनाने की कोशिश करें, और जो MNAs जिनका ताल्लुक PTI से है, जो उनसे खुश नहीं है, उनको भी मनाने की कोशिश करें और अपोजिशन को भी साथ लेके चलें। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कोरोना वायरस के हवाले से एक मस्बत खबर आई है, मगर उस मस्बत खबर में एक वार्निंग है और आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये मामला आपके सामने रखेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स को बंद किया जा रहा है और इसका दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है, मगर कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ फैलाव कम नहीं हो रहा है और इसमें मुसलसल शिद्दत आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ साथ रिकॉर्ड अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं और हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना से 136 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 2975 हो गई और गुज़िश्ता 5 दिनों के दादोशुमार के मुताबिक कोरोना से 512 अमवात हो चुकी हैं, यानी रोज़ाना अमवात की शरह 100 से ज़ायद है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए 28,117 टेस्ट में से 5,839 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,54,760 हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक कब आएगा, ये बहुत ज़्यादा इसका बारे में अब बात हो रही है। वज़ीर आज़म कह चुके जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू तक खौफ बढ़ता जा रहा है, जबकि जिन ममालिक में कोरोना का पीक आ चुका है वहाँ भी खौफ बरकरार है और कोरोना वायरस के दूसरे पीक के हवाले से तशवीश पाई जाती है। इस सूरत हाल में एक हौसला अफजा खबर बरतानिया से आई है, जहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कोरोना से मुतासरा मरीजों की जान बचाने के लिए डेक्सामेथासोन नामी दवा के इस्तेमाल को मौसर करार दे दिया है और कोरोना के ऐसे मरीजों के इलाज के लिए इसे एक ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और वो वेंटिलेटर्स पर चले जाते हैं। यानी हर मरीज के लिए ये नहीं है, जिनकी हालत बहुत तशवीशनाक हो उन मरीजों के लिए है। अगर आप उससे पहले इस दवा को खुद लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। डॉक्टर्स कहें उसके बाद ही आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी इस दवाई के इब्तिदाई नताइज का खैर मकदम किया है, मगर साथ ही कहा है कि इस दवा के मुकम्मल तज्जिए के मुंतज़िर हैं। मगर बरतानवी हुकूमत ने इस दवा के कामयाब ट्रायल्स के दावे के बाद इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। कोरोना के इलाज के लिए अब तक कोई दवाई या वैक्सीन मौजूद नहीं है। दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें हो रही हैं और अब बरतानवी साइंसदानों ने डेक्सामेथासोन को कोरोना के तशवीशनाक हालात में मरीजों के लिए मौसर करार दिया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी कहा है कि पाकिस्तान में माहिरीन की कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी, मगर उन्होंने ये साथ ये कहा है कि सिर्फ डॉक्टर्स के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम यूनुस मौजूद हैं, माहिर अमराज़ इन्फेक्शन अमेरिका से, जिन्होंने कोरोना के मरीजों का इलाज भी किया है। इस हवाले से उनकी क्या मालूमात है इस दवा के हवाले से, वो पाकिस्तान को जो मशवरे देते रहे उनमें से बहुत सारे दुरुस्त साबित हुए, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये ज़ाहिर खुद लोग ना इस्तेमाल करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये सिर्फ जिनकी हालत तशवीशनाक हो उनके लिए है, ये आवाम को पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जी एक अच्छी डेवलपमेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये तहकीक हो रही थी और उन्होंने अपने रिजल्ट्स रिलीज किए हैं और वो WHO को भी सबमिट किए हैं वो रिजल्ट्स, और WHO ने उन रिजल्ट्स को देख के उनको वेलकम किया है। देखें, इस वक्त कोई भी मुस्तनद इलाज तो है नहीं कोरोना वायरस के लिए। डेक्सामेथासोन मौसर पाई गई है जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या जो शदीद अलालत का शिकार हैं, जो ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर्स पे मरीज होते हैं। क्रिटिकल केयर से मुराद ये है कि वो मरीज जो ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर्स पे होते हैं, उनमें अगर डेक्सामेथासोन इस्तेमाल जब की गई तो उससे अच्छे रिजल्ट्स निकले। और अच्छे रिजल्ट से मुराद ये है कि जो मॉर्टेलिटी थी वो कम हुई, 1/3 कम हुई वेंटिलेटर्स में, 1/5 कम हुई उन पेशेंट्स में जहाँ ऑक्सीजन थी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं तो डेक्सामेथासोन एक अच्छी उसका एक अच्छा इस्तेमाल दरियाफ्त हुआ है। मैं अच्छा इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूँ कि ये दवाई पुरानी है, 1960 से है और बहुत सस्ती और बड़ी मौसर दवा है, लेकिन अब इसको कतन हरगिज़ कोरोना वायरस के उन मरीजों को कतन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनको माइल्ड या
मुतदिल किस्म के सिम्टम्स हैं, क्योंकि उनके केसेस में इसका फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं इसको जितना जोर देना चाहूँ नहीं दे सकता कि लोगों को ये इंतबाह करने के हवाले से कि इसको खुदारा अपने तौर पे तो इस्तेमाल ना करें, मामूली सिम्टम्स में तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में डॉक्टर्स को ये डिसाइड करना है कि किस मरीज को उन्होंने डेक्सामेथासोन देनी है और किसको नहीं देनी। साथ ही डॉक्टर साहब आप समझते हैं यानी कि पाकिस्तान में अगर अभी तो वैसे भी अस्पताल में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद इस वक्त कैपेसिटी है अस्पतालों में, मगर अगर आगे जाके होती है बहुत ज़्यादा अस्पताल में क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं तो ये फ़ायदेमंद साबित होगी, मददगार साबित होगी। जी यकीनन ये मददगार साबित होगी, और मैंने जिस तरह अर्ज किया कि ये एक पुरानी दवाई है, बड़ी सस्ती दवाई है। मैंने आज इसका पता करवाया अपने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में, तो मुझे ये बताया गया कि तकरीबन 100 से ज़्यादा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स ने इसको रजिस्टर करवा रखा है पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा इसकी जो वो है दस्तयाबी का मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है शाहजेब खानज़ादा साहब कि मार्केट से मुझे आज ये भी खबरें मिली जी कि डेक्सामेथासोन गायब होनी शुरू हो गई है, और मुझे इससे दो तशवीशें बहुत ज़्यादा हुई। एक तो ये कि इसका मतलब ये है कि या तो लोग इसकी होर्डिंग शुरू कर रहे हैं, या ये कि लोग एहतियातन इसको अपने पास रखना चाहते हैं कि वो इसे इस्तेमाल कर सकें। दोनों बड़ी ही गलत चीज़ें हैं, क्योंकि ज़ाती तौर पे तो आपने इसे इस्तेमाल करना नहीं, और दूसरे ये कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि अगर कुछ लोगों ने इसको यानी मार्केट से उठा लिया है ताकि इसको महंगे दामों में बेच सकें। ये इंतहाई सस्ती दवाई है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और दुरुस्त बात है, आवाम को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। आप इसको खुद इस्तेमाल कर नहीं सकते, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ये हो नहीं सकती। नॉर्मल हालात में आपको इसे इस्तेमाल करना नहीं है जब तक कि क्रिटिकल कंडीशन ना हो और डॉक्टर ना कहे, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए मार्केट से जाके इसको ना खरीदिए। उन लोगों का आप नुकसान करेंगे जिनको इनकी ज़रूरत हो सकती है, जिनको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब भी अमेरिका से हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और साहब आप बताइएगा कि फ़ायदे क्या हैं इस मेडिसिन के, नुकसान क्या हैं डेक्सामेथासोन के? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात शाहजेब ये है कि लोगों को अपना इलाज खुद नहीं करना चाहिए। इस दवाई के बहुत सारे नुकसान हैं। इसके जो फ़ायदे हैं इस स्टडी के मुताबिक वो 5% कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं या उससे पहले की स्टेज पे जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ कुछ फ़ायदा नज़र आया है इसमें। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कोई नई दवाई नहीं है। हम 20 साल से इसकी स्टडीज़ देख रहे हैं। एक स्टडी आती है उसमें फ़ायदा होता है, 6 महीने में एक और स्टडी आ जाती है जो कहती है कोई फ़ायदा नहीं। तो पहली तो ये बात है कि इसका फ़ायदा अभी डिबेटेबल है, हमें थोड़ा सा और इसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके नुकसानात बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड, और मेरा फियर ये है कि 95% वो लोग जिनको माइल्ड डिजीज़ है या जिनको नहीं है और जो एहतियातन इसको खाना शुरू कर देंगे, उनको इसका पता होना चाहिए कि डेक्सामेथासोन एक बहुत ताकतवर, बहुत पोटेंट स्टेरॉयड है। इससे आपकी शुगर बढ़ सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके दिल पे इफेक्ट हो सकता है, आपकी फ्लूइड रिटेंशन, जब पानी आपके जिस्म में ज़्यादा रुकेगा तो आपके दिल पे प्रेशर आएगा, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, मैदे का अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, सर में दर्द, इवन साइकोसिस। मैंने ऐसे मरीज भी देखे हैं कि जो ऑलमोस्ट पागलपन की हालत में अस्पताल आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये दवाई ली होती है। तो सबसे मेरी इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कीजिए, और जहां वो ज़रूरी समझेंगे वहां वो इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम खुद अपना इलाज ना करना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा कहा लॉकडाउन के हवाले से, जब उसको नरम किया जा रहा था। आप अमेरिका में सूरत हाल देख रहे थे और आपने ये कहा था कि जी जो दुनिया में हो रहा है एक ही वायरस का पैटर्न है, तो दुनिया से सबक सीखना चाहिए, डॉक्टर्स की सुननी चाहिए। नहीं सुनी गई पाकिस्तान में डॉक्टर्स की, अनफॉर्चुनेट था, और वायरस बहुत तेज़ी से फैला। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि जी कंप्लीट लॉकडाउन हो, हमारे यहाँ सिलेक्टिव लॉकडाउन किया जा रहा है। आपके ख्याल में इस स्टेज पर हम हैं कि इसको कंट्रोल किया जा सके, या अब बहुत आगे निकल गया मामला, कंट्रोल करना मुश्किल है? देखिए, मोमिन को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कंट्रोल तो अब बिल्कुल किया जा सकता है। उसकी वही स्ट्रैटेजी है, टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट, जो WHO कह रही है। लेकिन उसके लिए हमें अपने ज़ाती मफादात से ऊपर आके
खुलूस से मिल के काम करना होगा। ये इंसानी खिदमत का वक्त है। शाहजेब, मुझे नहीं पता कल ये वायरस मुझे अटैक करता है या खुदा न खास्ता आपको अटैक करता है। यानी इस वक्त तो हमें मौत सबसे ज़्यादा करीब नज़र आनी चाहिए सबको। तो अगर हम अपने ज़ाती मफादात से उठ के इकट्ठे होके, जहाँ मेडिकल कम्युनिटी, इकनॉमिक कम्युनिटी, गवर्नमेंट, हम सब एक दूसरे की मदद करें और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उनको डराएं नहीं, उनको एहतियात सिखाते जाएं। और कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, ना WHO परफेक्ट है, ना आपकी कोई गवर्नमेंट परफेक्ट होगी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके करीब तरीन होने का चांस ज़्यादा है। डॉक्टर अगर 90% एक्यूरेट होगा तो एक ले पर्सन शायद 50% एक्यूरेट होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम मिल के काम करें। मेरे ख्याल में ज़रूर इस वबा से जीता जा सकता है और ज़रूर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मायूसी की कोई बात नहीं है। और सब क्योंकि मुसलसल चीज़ें बदलती रहती हैं इस वायरस के हवाले से, एक चीज़ अब क्या हतमी तौर पर कही जा सकती है कि पाकिस्तान का जो डेथ रेट है वो कम है, अभी भी 2% के नीचे है। हालांकि इन्फेक्शन रेट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये क्या हतमी तौर पर कहा जा सकता है या अभी भी नहीं कहा जा सकता? जी, एज ए मेडिकल साइंटिस्ट मैं इसको यूं नहीं देखता। मेरा ख्याल है कि इसको आपको इस पस मंज़र में देखना है कि पहले हम इस बात के इनकारी थे, और ये पूरी दुनिया की बात है, सिर्फ शायद पाकिस्तान की बात नहीं है। दुनिया पहले इसी से इनकारी थी कि ये आएगा हम तक। लोग कहते थे कि ये तो वुहान में रहेगा, फिर वायरस आ गया तो उन्होंने कहा ये तो वायरस बहुत कमज़ोर आया है, यहाँ पे हमारी मलेरिया से इम्यूनिटी है, हमें तो BCG लगी हुई है। फिर जब वो भी जो ज़्यादा हो गया तो लोगों ने ये कहा इतना कमज़ोर है, अस्पताल तो खाली पड़े हैं। अब अस्पताल भी भर गए। तो मैं ये इसलिए पस मंज़र बता रहा हूँ कि हर स्टेज पे हमने इस वायरस को अंडर एस्टिमेट किया है, और इस वायरस ने ये प्रूव किया है कि जैसा बिहेवियर इसका वुहान में था, इटली में था, न्यूयॉर्क में था, वैसा ही इसका मुंबई में है और वैसा ही इसका लाहौर में है। तो डेथ रेट क्यों मुख्तलिफ होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है हमें ये बात बड़े गौर से सोचनी है कि मेरे ज़ाती राय में, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का डेथ रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग अस्पतालों में जो फौत हो रहे हैं जिनका टेस्ट नहीं हो रहा और उनको कोविड होगा, बहुत सारे लोग घरों में ऐसे हैं जो फौत हो रहे हैं। और ये कहना कि हमारे कब्रिस्तानों में बहुत रश नहीं है और डेड बॉडीज नज़र नहीं आ रही, वंस अगैन बहुत ख़तरनाक सोच है। हमें उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना जब अस्पतालों की तरह खुदा न करे हमारे कब्रिस्तान भर जाएं। हमें इस चीज़ को साइंटिफिकली देखना है। ये वही वायरस है, इसका वही बिहेवियर है हर जगह, और हम उम्मीद की बेसिस पे प्लानिंग ना करें। बहुत शुक्रिया। और साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते नहीं थकते थे, अपनी अपोजिशन पर पाकिस्तान की तरफदारी का इल्ज़ाम लगाते थे। अब अपोजिशन वहाँ पर कह रही है कि ज़रा चीन के खिलाफ बोलिए, और मुश्किल से उनसे बुलवाया गया। क्या बोले आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत और चीन पर लगी हुई हैं, क्योंकि 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद खदशा है कि चीन और भारत में कहीं जंग ना हो जाए। बैनुल-अक़वामी मीडिया इस खदशे का इजहार कर रहा है कि दोनों एटमी ताकतें आपस में उलझ सकती हैं और सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि 1962 की जंग के 5 साल यानी 1967 में चीन और भारत के फौजियों में तसादुम हुआ था, जिसमें 80 भारतीय फौजी मारे गए थे। इस वाक़े के बाद ये अब तक का सबसे संगीन वाक़या है, क्योंकि 1975 में चीन के साथ झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए थे और अब 20 फौजियों की हलाकत हो चुकी है। इसलिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा है। उनकी खामोशी पर ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि 2 दिन हो गए, नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं। इंटरनेशनल मीडिया में भी सवाल उठाया गया। नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर बयान तो दिया था, मगर चीन के हवाले से कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के खिलाफ वो कहते नहीं थकते, चीन के खिलाफ खामोश हैं। हालांकि 20 फौजी मारे गए। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, उनके काबीना के अहम अराकीन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह भी खामोश थे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने भी खामोश थे। जिसके बाद अपोजिशन रहनुमा सोनिया गांधी ने बयान दिया कि आज जबकि मुल्क भर में चीनी कार्रवाई के बाद गम और गुस्सा है, वज़ीर आज़म को सामने आना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि चीन ने कैसे ये जारहाना कदम उठाया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म क्यों खामोश हैं, वो चुप क्यों रहे हैं, बस बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था। चीन की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे फौजियों को मारे, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करें। इसके अलावा अपोजिशन के एक और रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि यह वक्त है वज़ीर आज़म मोदी मुल्क के सामने हक़ाइक़ रखें। क्या वो तस्लीम करेंगे कि वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए। अपोजिशन रहनुमाओं की तनक़ीद के बाद आज नरेंद्र मोदी ने फौजियों की हलाकत पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि भारत अमन चाहता है मगर उकसाने पर जवाब देगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में
यथोचित हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। लहजा अलग है, जबान में फ़र्क है, अल्फाज के चुनाव में फ़र्क है। नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा जुमे को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। इसके अलावा आज भारतीय वजीर दिफा राजनाथ का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 20 इंडियन फौजियों की हलाकत पर परेशान कुन और तकलीफदा नुकसान है। साथ ही आज एक बार फिर से चीन ने वादे किया कि उसे सरहदी झड़प का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंडियन फौजियों ने तयशुदा उमूर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। साथ ही चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन मजीद तनाज़ात नहीं चाहता। इसके अलावा चीन के एक तर्जुमान का बयान सामने आया। तर्जुमान ने कहा कि इंडियन फौजियों ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, दानिस्ता तौर पर चीनी फौजियों को उकसाया और उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों फरीकों के माबैन आमने सामने का तसादुम हुआ और अमवात हुई। भारत अपने फौजियों को सख्ती के साथ रोके और तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करे। पीर की रात रात को भारतीय फौजियों की हलाकत हुई। फिर कई घंटों की खामोशी के बाद आज आखिरकार भारतीय वज़ीर आज़म ने रद्द-ए-अमल दिया, मगर वो भी अपोजिशन के दबाव पर, वरना मोदी खामोश थे। अपोजिशन ने दबाव डालकर उन्हें बोलने पर मजबूर किया। हालांकि जब पाकिस्तान की बात हो तो इंतखाबात से पहले हो, इंतखाबी मुहिम के दौरान हो और या फिर बाद में हो, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते रहे हैं। कोई वाकया ना भी हो उसके बावजूद भी मुसलसल बयानात देते हैं, वोट लेने के लिए बयानात देते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाते रहते हैं। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। अनाप शनाप राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? आप मुझे बताइए। मोदी ने जवाब देना चाहिए कि सीमा पर बैठे जवान ने अपनी उंगली से ट्रिगर दबा करके जवाब देना चाहिए। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है। अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? नरेंद्र मोदी ओपोजिशन पर इल्जामात लगाते थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात क्यों नहीं देती और खुद पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाते थे, मगर अब ओपोजिशन उनसे कह रही है कि चीन के खिलाफ बयान क्यों नहीं देते, अपनी खामोशी को तोड़ें। ओपोजिशन के दबाव के बाद नरेंद्र मोदी ने फाइनली जवाब दिया, उसमें भी लहजा अलग, लफ्ज़ों का चुनाव अलग है, जो कि वाज़ेह तौर पर नजर आया। इसकी एक वजह है और वजह है चीन की मुआशी ताकत। एक वक्त था जब भारत और चीन की मईशत एक जैसी थी, मगर अब चीन की मईशत भारत के मुकाबले में बहुत बड़ी हो गई। 1988 में चीन और भारत की मईशत का हजम $297 था और फिर 30 साल बाद भारतीय मईशत का हजम $2700 अरब हो गया, मगर चीन की मईशत उससे 5 गुना बड़ी हो गई। चीनी मईशत $13,400 अरब। इसी तरह 1988 में चीनी बरामदात $40 अरब थी, भारतीय बरामदात $17 अरब थी, यानी सिर्फ 2.5 गुना ज़्यादा। मगर फिर 30 साल बाद 2018 में जब भारतीय बरामदात $330 अरब हुई तो उस वक्त चीनी बरामदात $2,400 अरब तक पहुंच गई, यानी भारत की मईशत के कुल साइज के बराबर सिर्फ चीन की बरामदात पहुंच गई। यानी 1988 में जो सफ़र दुगने से शुरू हुआ वो 30 साल बाद 2018 में 8 गुना तक बढ़ गया, यानी चीन की बरामदात भारत से 8 गुना ज़्यादा हो गई। इसी तरह 1988 में भारत अपने दिफा पर $10 अरब खर्च करता था, चीन $11 अरब खर्च करता था, यानी दोनों बराबर। मगर 30 साल बाद अब भारत अपने दिफा पर $71 अरब खर्च करता है और चीन $261 अरब खर्च करता है। चीन ने मुआशी तरक्की करके भारत को दिफाई मुहाज पर पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पहले मुआशी मुहाज पर पीछे छोड़ दिया। मुल्क तरक्की करता है मईशत की मजबूती से, मईशत मजबूत होगी तो मुल्क की दिफा भी मजबूत होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक पर हम लोग बात करेंगे।
जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में आज अहम पेशरफ्त हुई। समाअत के आगाज के कुछ ही देर बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा कोर्ट रूम में दाखिल हुए और 3 से 4 मिनट के बाद उन्होंने अदालत से कहा कि वो दरख्वास्त गुजार की हैसियत से पहली बार अदालत आए हैं, उन्हें कुछ कहने की इजाज़त दी जाए। उनकी ये दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। इससे पहले हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जायदाद का मामला FBI को भेजने की जो तजवीज़ दी थी, इस बारे में वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से मुशावरत की गई है और वज़ीर आज़म को ये मामला FBI को भेजने पर कोई एतराज़ नहीं है। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि FBI इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया को बुलाए और अदालत उन दोनों को इस बात का पाबंद करे कि वो तहकीकात में ताउन करें और FBI 2 माह के अंदर इस बारे में फैसला करे। इसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत की इजाज़त से बयान दिया और कहा कि ये मुकदमा काजी फाइज ईसा का नहीं, हम सब का मुकदमा है। साबिक अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जज उन्हें बचाना चाहते हैं। काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस अरसे के दौरान मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ क्या हुआ, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। रेफरेंस से पहले मेरे खिलाफ खबरें चलाई गई। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो बेशक अदालत मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दरख्वास्त गुजार जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि हुकूमत ने अदालती तजवीज़ से इत्तफाक किया है, यानी इस मामले को FBI में भिजवा दिया जाए, लेकिन उन्हें इस पर जवाब देना है। जस्टिस फाइज ईसा ने अदालत से कहा कि मैं आज अपनी अहलिया का अहम पैगाम लाया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया को रेफरेंस की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। मेरी अहलिया वीडियो लिंक पर जायदादों की वजाहत देना चाहती हैं। अहलिया कहती हैं कि FBI ने उनकी तजलील की है। उन्हें खतरा है कि अकाउंट बताने पर हुकूमत इसमें पैसा डालकर नया रेफरेंस ना बना दे। अदालत अहलिया को वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ देने का मौका दे। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आपकी अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। जिसमें बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि जज साहिब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं जज साहिब और उनकी अहलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ। अगर मुनासिब जवाब देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। फरोग नसीम ने कहा कि मैंने कभी मोअज़्ज़िज़ जज के बारे में मनफी सोच नहीं रखी। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया जवाब देती हैं तो सारा अमल शफ़ाफ हो जाएगा। जस्टिस उमरता बंदियाल ने मजीद कहा कि हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो तहरीरी जवाब दाखिल करके मौक़िफ़ दें। तहरीरी जवाब आने के बाद मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी अहलिया की दरख्वास्त को तब्दील ना करें। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि हम आपकी अहलिया की ज़बानी मौक़िफ़ देने की पेशकश पर गौर करेंगे। दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी अहलिया को किसी वकील की मुआवनत नहीं होगी। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि काजी फाइज ईसा की अहलिया का वीडियो लिंक पर बयान लिया जाए या नहीं, अदालत इस हवाले से कल फैसला करेगी। ये बड़ी अहम समाअत है। जाहिद गिशकोरी अदालत में मौजूद थे। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या माहौल था अदालत का, क्या हुआ, जरा आवाम के सामने रखिए। शाहजेब, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा में केस में एक बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि अचानक तौर पर जो दरख्वास्त गुजार खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा थे वो अपने साथी जजेस के सामने अदालत में पेश हो गए। जैसे ही समाअत शुरू हुई 9:30 बजे वो 6 मिनट बाद अदालत में आए और सामने वाली सीट पर बैठ गए तो जजेस ने उनको कहा कि आप तशरीफ़ रखें। उन्होंने बात करने की इजाज़त मांगी और फ़रोग नसीम उस वक्त जो हुकूमत के वकील हैं वो दलाइल पेश कर रहे थे, उसको अदालत ने इजाज़त दे दी और उन्होंने अपनी दलाइल शुरू कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्होंने पहले जो ब्रेक से पहले 20 मिनट का दौरानिया था उसमें अपने दलाइल दिए। उन्होंने कई सवालात भी उठाए हैं इस बात पर। एक सवालात उन्होंने ये भी उठाया कि हुकूमत कई हरबे इस्तेमाल कर रही है, उनके इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए हर आए दिन मुझे ये बताया जाता है कि आप अपनी ट्रेल रखें सामने, आप सब कुछ बता दें। उन्होंने कहा मैंने इन प्रॉपर्टी से कोई इनकार नहीं किया, ना मैंने कोई ऐसा तरीका अप्लाई किया है जिससे उनको छुपाया जा सके। जब उन्होंने अपनी अहलिया का बताया कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं तो उस पर जजेस ने आपस में मशवरा किया और बिल्कुल खामोशी थी अदालत में। हम सब लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि आज बड़े दलाइल होंगे, सवालात होंगे, उसके साथी जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी जज पर सवालात करेंगे। उन्होंने ब्रेक लिया, उन्होंने कहा अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद ब्रेक के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा और जजेस बाहर चले गए। दोबारा जब समाअत शुरू हुई जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 मिनट पहले आए, उसके साथी जजेस दोबारा आगे ब्रेक के बाद उन्होंने ये बताया कि ये हमारे लिए बहुत अहम होगा कि आपकी अहलिया अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं वो इस केस में एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती हैं। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत सारे सवालात ये भी उठाए कि उन पर मीडिया पर सवालात किए जा रहे
रहे हैं। साथ ही शहजाद अकबर बैठे हुए थे, उन्होंने ये बताया कि वो प्रेस में जो अंडर ट्रायल केसेस हैं, पर्टिकुलरली उनका केस है, उन पर बात करते हैं। उन्होंने फ़रोग नसीम और साबिक जो अटार्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, अनवर मंसूर खान, उन पर भी सवालात उठाए कि उन्होंने एक दूसरे को झूठा करार दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि साबिक अटार्नी जनरल के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग अदालत को शुरू करनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये सवालात उठाए कि साबिक सदर ने अपने 3 इंटरव्यूज़ में उसके केस का तज़किरा किया है, और जो फोकस पॉइंट रहा है उनके दलाइल का, कम अज़ कम 44 मिनट उन्होंने दलाइल पेश किए हैं अदालत के सामने। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये फोकस पॉइंट था कि उसका केस FBI को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मिसेज हैं वो पहले ही परेशान हैं। FBI ने उनको तजलील का निशाना बनाया है। यानी कि जाहिद फैज़ ईसा साहब ये कह रहे हैं, जैसे फैज़ ईसा कि हुकूमती मशीनरी मेरे खिलाफ है, इसलिए FBI पर भरोसा नहीं है। पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड FBI का ठीक नहीं है, मगर अदालत के सामने उनकी अहलिया तमाम चीज़ रखने को तैयार है। ये फोकस पॉइंट था आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कि FBI पर उनका भरोसा नहीं है, बल्कि इदारों पर उन्होंने सवालात उठाए हैं, क्योंकि उनका ये बताना था कि हुकूमती पूरी मशीनरी जो है वो उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। उनको ना रेफरेंस की कॉपी दी गई थी, ना उनको हुकूमत के जवाबात दिए गए हैं। छोटा सा एक रेफरेंस था, लेकिन उसके जवाब में जो हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाया है वो इतना ताकतवर है कि तमाम तर इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 12 मार्च से गिरफ्तार हैं। नैब ने उन्हें 34 साल पुराने जायदाद के केस में गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी को 96 दिन हो गए, मगर कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। मुल्क में एहतजाज हो रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी हुकूमत को जो खत लिखा था उसे अवाम पर, मंजर-ए-आम पर वो लेकर आए हैं। और उस खत में कहा गया है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर खदशात हैं। ये गिरफ्तारी बज़ाहिर जंग मीडिया ग्रुप में बतौर एडिटर इन चीफ के उनके किरदार की वजह से है। हमें इस बात पर भी खदशात है कि जंग मीडिया ग्रुप और दीगर मीडिया के इदारों के हक़ के इज़हार राय पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं जब वो मुल्क की सियासत की कवरेज करते हैं। हम इस बात पर तशवीश का इजहार करते हैं कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ कार्रवाई और इक़दामात उनके और उनके इदारे की जानिब से हक़ के इज़हार राय के जवाब में हो सकती हैं। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मैंडेट के तहत ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम केसेस के हवाले से हम वजाहत लें जिन पर हमारी तवज्जो दिलाई जाए। इसलिए हुकूमत इन मामलात पर मजीद मालूमात फराहम करे। खत में आगे लिखा है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की कानूनी वजूहात बताएं और बराए मेहरबानी वो वजूहात भी बताएं कि 34 साल बाद ये इल्ज़ामात क्यों लगाए गए हैं, और वजाहत कीजिए कि मीर शकील उर रहमान को ट्रायल से पहले ही क्यों गिरफ्तार कर लिया गया और हक़ के इज़हार राय, हक़ के आज़ादी के बैनुल-अक़वामी मयार और क़वानीन के आर्टिकल 9 और 19 से ये गिरफ्तारी कैसे मुताबिकत रखती है। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने अपनी हुकूमत पर लगने वाले इन इल्ज़ामात के जवाब में उठाए कि मीडिया और हक़ के आज़ादी इज़हार राय की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने उठाए हों ताकि मीडिया धमकियों, हिरासानी और मुदाखलत के बगैर अपना हक़ के इज़हार राय इस्तेमाल कर सके। बराए मेहरबानी 60 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए यह खत, और आपका जवाब अवाम के सामने वेबसाइट के जरिए रख दिया जाएगा। तो आज ये खत तो रख दिया गया है, हुकूमत का जवाब नहीं रखा गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।